गुड इवनिंग बच्चों। अपना नेक्स्ट जो आज का लेक्चर बेस्ड है, दैट इज ऑन द H2O2। H2O2 के ऊपर क्या क्या, तो H2O2 का स्ट्रक्चर, उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ आज अपने को कवर कर लेना है H2O2 का। थोड़ा ध्यान रखो कि H2O2 के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशन एनसीईआरटी में भी देखें तो H2O2 में डिस्कशन काफ़ी अच्छा खासा है, अपन भी H2O2 काफ़ी करेंगे। और H2O2 वही सेक्शन है जिस पर मेरे को लगता है कि जेन्युइनली एक प्रॉब्लम बन सकती है। देखो बेटा, ये अपना जो पार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन का चैप्टर, ये आपके बोर्ड सिलेबस में तो नहीं है। अब आते हैं कॉम्पिटिशन में, तो कॉम्पिटिशन में हर साल इसका एक सवाल बनता है और वो सवाल सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो H2O2 में से बने या फिर हार्डनेस ऑफ वाटर में से बन जाए। तो इन दोनों पार्ट्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ उसके अंदर दो सेक्शंस होंगे। जैसे अभी तो आपको मिल जाएगा वीडियो पूरा, उसके बाद में मैं जैसे आपको पी ब्लॉक में, है ना, मैंने कहा था कुछ एनसीईआरटी की, या एस ब्लॉक में मैंने कहा था कि एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स मैंने करवाई थी, वैसी प्रॉब्लम मैं हाइड्रोजन में भी करवाऊंगा। 8-10 प्रॉब्लम करेंगे, उसके अंदर ही पूरा अपने को ऐसा हो जाएगा कि अगर इसके जो अपन ने पढ़ा है, बाय द वे वेरी वेरी रेयर चांसेस के अंदर भी कुछ उससे बाहर से पूछ लेते हैं तो वो उसमें से कवर हो जाएगा। तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस वीडियोस कम्प्लीटली without break and you are focusing at each and every point, then need not to worry। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। यदि आप एक एक पॉइंट को तसल्ली से फोकस करके बढ़िया तरह से अलर्ट होकर देख रहे हो तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं H2O2 में। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये देखो बेटा, H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर आप बोलोगे सर ये क्या बनाया, तो बेटा ये यूँ समझ लो, एक तो ओपन लैपटॉप को अगर आप ओपन करोगे या किताब को अगर ओपन करोगे, अगर आप ये देखो एनसीईआरटी की किताब है आपकी, ठीक है ना, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये जो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, इसको बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें H2O2 कैसे मानना है, तो यहाँ पर आपको ये जो लाइन है ना, जहाँ पर बुक बंद होती है जिससे, ये वाली जो लाइन, इस पर आपको मानने दोनों ऑक्सीजन यहाँ मानने हैं। एक H को यहाँ इस प्लेन पे मानना है और एक H को इस वाले प्लेन पे मानना है, ऐसा। एक तो ये वाले फ्लैप पर दो जो फ्लैप है ओपन, एक तो इस वाले पे मानना है H, एक इस वाले पे H मानना है, ऐसे मानना है H2O2 को। तो आप यूँ देखोगे, हवा में देखोगे तो ऐसा आएगा, O यहाँ दिखेगा, इस लाइन पे O दिखेंगे, और यहाँ पर एक H दिखेगा, एक नीचे H दिखेगा। लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं होगा बेटा। आप जानते हो बेटा कि ये कॉपी का ये वाला और ये वाला पेज और ये वाला पेज अगर मैं ऐसे ओपन करता हूँ तो ये एक ही प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। ये एक ही प्लेन में तब आएंगे जब 180 का एंगल आ जाए। लेकिन ये एंगल जो अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये एंगल 180 का नहीं दे रखा है, एंगल कम दे रखा है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला जो पेज और ये वाला पेज है वो किसी एंगल पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर यानी समतलीय है या नॉन प्लेनर यानी असमतलीय है। तो आपका आंसर जाना चाहिए कि ये नॉन प्लेनर है यानी असमतलीय है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि H2O2 इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे नॉन प्लेनर वर्ड यूज नहीं किया, आप चाहे तो नॉन प्लेनर लिख सकते हो। मैंने ज्यादा अच्छा वर्ड यूज किया है जो है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप नॉन प्लेनर भी कह सकते हो। नॉन प्लेनर हिंदी वाले असमतलीय। चलो अब बात करते हैं कि इस O के पास कितने लोन पेयर हैं। तो बेटा O के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा जिसके हैं, उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, हाइब्रिडेशन इसका sp3 होगा। sp3 हाइब्रिडेशन होना अपने आप इस बात को संकेत देता है कि वाला मॉलिक्यूल प्लेनर हो ही नहीं सकता था। तो ये तो है H2O2 सॉलिड स्टेट में, वो वेपर स्टेट में। सॉलिड और वेपर स्टेट में, सॉलिड के अंदर पैकिंग होती है, ज्यादा अच्छी पैकिंग होती है, इस कारण से एंगल थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। यूं समझ लो, सॉलिड स्टेट में किताब जो है वो होती तो खुली हुई है लेकिन कम खुली हुई होती है, और जब वेपर फेज में होती है तो किताब ज्यादा खुली हुई होती है। वेपर फेज में होगा, वेपर फेज मतलब टेम्परेचर ज्यादा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो, तनाव ज्यादा हो तो किताब ज्यादा खुल जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एग्जाम का तनाव ज्यादा होता है, दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई होती है, किताब ज्यादा खुल जाती है, यूँ समझ लो इसको, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अपने को ध्यान रखना है कि H2O2 में वेपर फेज और सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर तो ओपन बुक लाइक होता है, लेकिन जो ये वाला एंगल है ना, वो एंगल ज्यादा कहां पर होता है, वेपर फेज में। इस एंगल को बोलते हैं बेटा डाईहेड्रल एंगल। इस एंगल का नाम है डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल, कुछ लोग इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं, लेकिन वो लोग गलत होते हैं जो कि इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल नहीं है। बॉन्ड एंगल बॉन्ड के बीच में लिया गया एंगल है, ये बॉन्ड के बीच में लिया गया एंगल है या प्लेन के बीच में, तो ये दो प्लेन के बीच में लिया गया एंगल है। एक तो ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, 2 प्लेन को इंग्लिश में बोलते हैं हेड्रा, इसलिए प्लेन के बीच में लिया गया एंगल डाईहेड्रल एंगल होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना, द्वितलीय कोण।
या द्विफलकीय कोण, दो फलक के बीच में लिया गया एंगल। तो एक फलक तो ये है, एक फलक ये है, दो फलक के बीच में लिया गया एंगल द्वितलीय कोण या द्विफलकीय कोण कह सकते हैं। तो डाइहेड्रल एंगल यानी द्विफलकीय कोण, ध्यान रख लीजिएगा, वेपर फेज में ज्यादा होता है। वेपर फेज में किताब ज्यादा खुली हुई होगी, हाई टेम्परेचर पे किताब ज्यादा खुलेगी, कम टेम्परेचर पे कम खुलेगी, ऐसा आप याद रख सकते हैं। चलो, स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद में नेक्स्ट है बनाने की विधियां। अब एक बात तो श्योर है बेटा, H2O2 में जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें पेरोक्साइड है ना, ये वाला ग्रुप है, इसमें OO ग्रुप है। तो जिन कंपाउंड में पहले COO हो उनसे बना लो इसको, जैसे बेरियम पेरोक्साइड है, बेरियम पेरोक्साइड का फेमस कंपाउंड है बेरियम पेरोक्साइड .8H2O। बेरियम के जो कंपाउंड होते हैं बेटा उनमें कई सारे, जैसे बेरियम है, कैल्शियम के कई सारे कंपाउंड में पानी एब्जॉर्ब अच्छा खासा रहता है, क्योंकि इनका चार्ज ज्यादा है, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। तो बेरियम पेरोक्साइड कैसे बोल रहा हूँ बेटा, बेरियम तो 2+ है सॉरी, वापिस लिखते हैं, बेरियम तो है 2+ और O2 पर है 2-, और O2 2- तो ये वाला आयन 2 ही पेरोक्साइड कहलाता है बेटा। तो देखो मैंने क्या किया, एसिडिक कंडीशंस में पानी का के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, एसिडिक कंडीशन के अंदर पानी में रिएक्शन होगी तो H+ जाके चिपकेगा इस पे, है ना, ये O2 - 2 पर। बताओ O2 - 2 पर अगर H+ चिपक गया तो पहली बात कितने H+ चिपक पाएंगे, तो आंसर है 2, और 2 H+ चिपकते क्या बन जाएगा, तो जवाब है H2O2। यानी पेरोक्साइड्स को जब भी पानी में उबालोगे तो H2O2 बन जाएगा। पेरोक्साइड कंपाउंड, पेरोक्साइड सॉल्ट्स को जब भी पानी में डाल के रिएक्शन करवाने की कोशिश करेंगे एसिडिक मीडियम में तो अपने आप H2O2 बन जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा रिएक्शन मैं अपने आप से बता रहा हूँ बेटा, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ। Na2O2 सोडियम भी पेरोक्साइड बनाता है। आप जानते हो कि एल्कली मेटल्स में लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। याद आया, सोडियम पेरोक्साइड लिया है मैंने, ये Na2O2 में H+ वापस वही कंडीशंस ले ली मैंने। तो इसका मतलब ये कि एसिडिक कंडीशंस के अंदर अगर आप पानी का साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे वापस इस O2 - 2 पर H+ चिपक जाएंगे और बना लेंगे H2O2। यानी आपके साथ में एक, मतलब आपको ऐसे याद होना चाहिए कि सर ने H2O2 बनाने का एक तरीका बताया था कि पहला पेरोक्साइड लो, या तो सोडियम का या बेरियम का, बेरियम या सोडियम का पेरोक्साइड लो, पानी के साथ रिएक्शन कराओ एसिडिक कंडीशंस के अंदर, अपने आप है ना H2O2 बनकर तैयार हो जाना है। ये रिएक्शन थोड़ी मुश्किल है बेटा, ये रिएक्शन है ना कई लोगों को याद नहीं हो पाती है, समझ में नहीं आ पाता ये रिएक्शन क्या हो रही है। फ्रॉम KHSO4, पहले इस कंपाउंड का नाम देखो बेटा, KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। KHSO4 से कैसे बनाएंगे वो समझो। मैंने लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा तो आप जानते हैं बेटा कि एनायन एनोड पे चला जाता है, कैटायन कैथोड पे चला जाता है, मतलब अपने अपने आयन है, माइनस वाला आयन प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा और प्लस वाला माइनस पे चला जाएगा। ऐसे कुछ इसके साथ भी होगा HSO4- के साथ। ये देखो क्या हो रहा है, HSO4- जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाके अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर इसके पास एक माइनस है, तो मतलब एक माइनस है तो उसको हटाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बन जाएगा HSO4 डॉट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सर HSO4- से HSO4 डॉट कैसे बन गया, थोड़ा माइनस का मतलब तो ये था खुद के अलावा दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ। जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन था वो हट गया तो जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग थी वो पेयरिंग हट गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास रह जाएगा ना, खुद का इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास रहेगा। तो ये डॉट मैंने जो लिखा है इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है। तो यानी HSO4- इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर इलेक्ट्रोड पर जाकर, यानी ये एनायन है तो एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन खोता है और इलेक्ट्रॉन खोने के बाद एक फ्री रेडिकल बना लेता है जो HSO4 डॉट है। हाइड्रोजन सल्फेट रेडिकल कह सकते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फेट रेडिकल अपने ही जैसे एक और HSO4 डॉट से कंबाइन कर ले तो ये दोनों मिलकर डाइमर बना लेंगे जिसका फॉर्मूला होगा H2SO8। बहुत पहले अपन ने कहा था मार्शल्स एसिड होता है, ये मार्शल्स एसिड आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर भी पूरा बताया हुआ है। अगर इसमें O8 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, SOOS या SOS या SS। तो आपके मन में जवाब आ रहा होगा SOOS, ये ऑक्सी एसिड्स वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूं। ये देखो ये रहा SOOS, O कितने बचे, 6 बचे, तो 6 में से 3 यहाँ लगा देते हैं अपन, 3 लगा दें यहाँ पर, चलो 3 यहाँ लगा देते हैं और 3 वहां लगा देते हैं। H कितने हैं बेटा, H है 2, तो एक H यहाँ लगा देते हैं, एक H यहाँ लगा देते हैं। ये सिंगल डबल डबल, यहाँ पे सिंगल डबल डबल, ये स्ट्रक्चर हो गया मार्शल्स एसिड का। और पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, यहाँ से पानी का रिएक्शन करवाओ H और यहाँ पर OH, सेम रिएक्शन यहाँ भी करवा दो H और OH
बेटा बीच में से आपको H22 बनते हुए दिख रहा है बेटा, तो 1 मोल H22 बनेगा और साइड में से 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के बन जाएंगे। मैंने लिखा है 1 मोल, 2 मोल लिख दो पानी के, H2O2 का 1 मोल प्लस 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, H2SO4, बस हो गया, ये काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब KHSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो पहले तो H2H2O8 बनता है। अगर आपको मैकेनिज्म ध्यान नहीं है तो मैकेनिज्म मैंने बता दिया है। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा बेटा, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछेगा, इसलिए ऐसे याद रखो KHSO4 के विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें H2O2 मिलता है, ये लाइन याद रखो, ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा। वैसे अगर आपको ये किसी को लगता है कि नहीं सर अंदर की बातें अगर हमको पता लग जाए तो हमें जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैंने उसका भी बता दिया है कि अगर आपको उसका चाहिए आंसर तो उसका भी बता दिया है, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, औद्योगिक निर्माण, अगर H2O की प्रिपरेशन में जेन्युइनली कोई एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो ये वाली इंपॉर्टेंट है बेटा। इंडस्ट्रीज के अंदर बनाते हैं ऐसे, ये कंपाउंड होता है 2 एथिल एंथ्राक्विनॉल 2 इथाइल, ये वाला है एंथ्रासीन, ये सुनेंगे आपने। तो अगर 3 बेंजीन रिंग एक जुड़ी हुई होती है तो उसको एंथ्रासीन कहते हैं, 2 OH तो एंथ्राक्विनॉल हो गया, और इस वाली पोजीशन का नंबर होता है 1, इसके रेस्पेक्ट में 1, और यहाँ पे 2 तो 2 इथाइल हो गया, 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल, ये पूरा नाम आपको समझ में आ गया होगा। एंथ्रा मतलब 3 बेंजीन रिंग, 2 होती तो नेफ्था वाला आता डेरिवेटिव, 3 है तो एंथ्रा बोल रहे, एंथ्रा पे 2 OH लगे हुए तो एंथ्राक्विनॉल हो गया, एंथ्राक्विनॉल में दूसरे पर इथाइल लगा हुआ है तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल हो गया। अगर आप बोलेंगे सर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं इसको H2O को इंडस्ट्रीज में। कैसे बनाते हैं वो देखो, O2 से रिएक्शन करवाएंगे, ये जब O2 से रिएक्शन करवाते हैं देखा गया ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। अगर आप बोलोगे सर कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होना तो ऑक्सीडेशन है, तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ही तो करवा दें हम। तो बेटा ऑक्सीडेशन के दौरान यहाँ से कितने H गायब हुए, 1, और यहाँ से भी कितने H गायब हुए, 1, वो 2 H इस 2 O के साथ क्या बना लेंगे, H2O2, वो रहा H2O2। अगर आप बोलेंगे सर ये कंपाउंड तो हमने खत्म कर दिया, ये वाला कंपाउंड हमने खत्म कर दिया इसके अंदर, है ना, क्या हमें बाजार से खरीद के और लाना पड़ेगा, तो जरूरत नहीं है, इससे वापस ये बन जाता है हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन से। ये देखो हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन से वापस बन गया। यानी अगर आप रिएक्शन का पूरी साइकिल देखो, सोचो आप जरा रिएक्शन की पूरी साइकिल देखो, तो रिएक्शन की पूरी साइकिल में इसके शुरू में 1 मोल लिया, लेकिन 1 मोल लेने के बाद ये बना, और ये इसमें हाइड्रोजन का अगर आपने 1 मोल ले लिया तो वापस ये बन गया, यानी इसका तो वापस 1 मोल तैयार हो गया, यानी ये तो काम ही नहीं आया। आप बोलोगे सर काम में कैसे नहीं आया, बेटा बन गया ना वापस, पूरी रिएक्शन के बाद तो बन गया ना। तो काम में कौन आ रहा है, इवेंचुअली काम में इसमें 2 ही चीजें आ रही है, एक तो O2 काम आ रहा है और एक H2 काम आ रहा है, और बन रहा है H2O2। तो कुल मिलाकर हमें ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन O2 और H2 की इनडायरेक्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो ये अभिक्रिया O2 व हाइड्रोजन के बीच में होने वाली अप्रत्यक्ष अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा इस प्रकार से। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल, ये पहले ऑल लिखा हुआ और यहाँ पे बन गया ये ओन, ये देखो ये इसको नोट करो, ये वर्ड ओन, ओन इसलिए कीटोन है, कीटोन का सफिक्स क्या लगता है, ओन, तो इसलिए जो पहले ऑल था वो ओन बन गया, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। अगर आप बोलोगे सर ये ओन को वापस ऑल में चेंज करने का तरीका क्या है, तो हाइड्रोजन के रिएक्शन करवा दो, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल काम आएगा इस पूरी रिएक्शन में। अगर मैं पूरा 1 मोल लेता हूँ, पूरा 1 मोल से स्टार्टिंग से करें तो इसका कितना काम आया, तो जवाब है 1 मोल। इसका कितना काम आया, 1 मोल। इसका कितना बना, तो जवाब है पहले 1 मोल बाद में 0, क्योंकि पहले तो बना लेकिन बाद में जब क्रिया कर जाएगा तो 0 बचेगा। ये कितना बना, तो जवाब है 1 मोल। तो कुल मिला के ये कितना काम आया, तो आंसर है 0 मोल, क्योंकि ये तो 1 मोल वापस बन चुका है, 1 से 1 वापस बन गया, तो नेट तो 0 मोल काम आया ना बेटा। तो काम कौन आया, O2 काम आया, H2 काम आया, दोनों 1-1 मोल काम आया और 1 मोल H2O2 बन गया। ये इसकी नेट रिएक्शन है। फिर भी अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछोगे तो एग्जाम में ऐसा पूछेंगे कि H2O2 को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड यानी औद्योगिक निर्माण की विधि H2O2 की इनमें से कौन सी है। पहला पेरोक्साइड का जलक बटन, सोडियम पेरोक्साइड का जलक बटन या बेरियम पेरोक्साइड का जलक बटन, ऐसे रिएक्शन बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम पेरोक्साइड या बेरियम पेरोक्साइड, है ना, क्योंकि उनको 3 ऑप्शन तो बनाने हैं उल्टे सीधे, लेकिन जो सही ऑप्शन होगा उसके अंदर होगा, है ना, 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल के ऑक्सीडेशन से। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल के ऑक्सीडेशन से हमें H2O2 मिलता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड है H2O2 को बनाने का। H2O2 जो बड़ा बनता है, ये जो H2O2 बनता है ना, ये H2O2 बनता है, उसमें उसके बनने में एक समस्या है कि बनने के बाद इसको, ठीक है ना, अलग करना
ठीक है ना। डिस्टिल करना, उबालना थोड़ा मुश्किल है, मतलब अगर आप चाहते हो कि H2O को उबाल के हम इसको, जैसे होता है लिक्विड्स को अलग अलग करने का तरीका होता है कि हम लिक्विड को उसको उबालते हैं और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलग हो जाता है, ऐसे ऐसे डिस्टिलेशन कहते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं आसवन। बेटा H2O के साथ एक दिक्कत है और वो ये दिक्कत ये है, सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना, H2O का बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली निकलता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन H2O के बारे में जबरदस्त बात ये कि कभी आज तक ही H2O कभी 150 पे पहुंच नहीं पाया, क्योंकि 150 पे पहुंचने के पहले डिकम्पोज हो जाता है ये, और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन तो वगैरह निकल जाती है। इससे कहने का मतलब है डिकम्पोज हो जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। क्या आप चाहते हो एक्सप्लोड करे? H2O बेचारा एक लिक्विड है, उसको गर्म करोगे बिना बात ही एक्सप्लोड करेगा, डिकम्पोज होगा, इसलिए उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक कभी नहीं ले जाते। 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने का मतलब है तैयार रहो इसके लिए, एक्सप्लोजन के लिए, विस्फोट के लिए तैयार रहो। और क्यों तैयार रहे भैया? जान प्यारी नहीं क्या हमें जो हम तैयार रहे, ठीक है ना। देखो बताने कहीं शादी ब्याह में जाना है कि तैयार रहे, तैयार क्या हो रहे, तो हम तो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि वो विस्फोट ना करे, और उसके लिए तैयारी करनी है तो फिर उसको इतने हाई टेम्परेचर पे कभी मत उबालो। पहली बात तो हाई टेम्परेचर पे जाने के पहले वो टूट जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि H2O की एक बहुत खास प्रॉपर्टी हो गई। और वो प्रॉपर्टी क्या लिखी है मैंने, देखो बेटा, H2O डिकम्पोज बिफोर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी H2O अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया मैंने, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ये लोगों ने अंदाजा लगाया, आज तक पहुंच तो पाया नहीं, वहां तक जब पहुंच ही नहीं पाया तो वहां पता क्या प्रैक्टिकली थोड़ा पता लगेगा, तो लोगों ने थियोरेटिकली पता लगा लिया, जिसको बोलते हैं है ना बहिर्वेशन विधि। बहिर्वेशन हिंदी में है, इंग्लिश में होता है एक्सट्रापोलेशन मेथड। तो एक्सट्रापोलेशन करके लोगों ने ये पता लगा लिया कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए था। यदि पानी का 100 है तो H2O का कितना होना चाहिए था, लोगों ने कहा कि शायद 150 होना चाहिए था, शायद ना अंदाजे से मैथमेटिकल निकाल लिया कि 150 होना चाहिए था। और 150 तक पहुंचते पहुंचते तो ये टूट जाता है और एक्सप्लोड भी करता है, इसलिए इसको कभी 150 तक हीट नहीं करना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात है। अगर आप बोलोगे फिर क्या इसको कभी बॉईल नहीं कर पाएंगे बेटा, तो इसको बॉईल करो, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट को पहले कम करो। लोग बोले सर ये क्या मजाक कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम हो सकता है? तो बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कम हो सकता है। ऊपर का दाब घटा दो, ऊपर का प्रेशर हटा दो, कम कर दो, तो लो प्रेशर पर इसकी बॉइलिंग संभव है। अगर प्रेशर लो कर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें डिस्टिलेशन वगैरह दे रखा है, उसमें देखना एक लिखा हुआ है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है ना, कम दाब पर आसवन। तो कम दाब पर आसवन किसका करते हैं, तो उनमें से उदाहरण है H2O का। ऐसे लिक्विड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आते आते टूट जाएं, उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं ले आ सकते, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ही लो कर दो। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि ऊपर का दाब कितना है, प्रेशर कितना है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट कर रहे हो तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप कम प्रेशर पे हीट कर रहे हो तो उसका बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी। H2O का बॉइलिंग जल्दी करवाने का एकमात्र तरीका है कि आप उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कम कर दो। जनरली वैक्यूम वगैरह लगा के उसका प्रेशर कम कर देते हैं, तो उसके अंदर वो जल्दी बॉइल कर लेता है। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा इनमें से कौन से लिक्विड को कम दाब पर आश्रित करना चाहिए। ये तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मस्ट बी डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर, इनमें से कौन से लिक्विड को है ना कम दाब पर आश्रित करना चाहिए, यानी लो प्रेशर पर इसको डिस्टिल करना चाहिए। तो उसका आंसर होगा H2O। H2O बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। बेटा देखो इंग्लिश वालों के लिए तो मैंने लिखा हुआ, ये हिंदी वाले क्या लिखेंगे, H2O डिकम्पोज बिफोर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर इट शुड बी डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस प्रेशर। हिंदी वाले इसको ऐसे लिखेंगे कि H2O अपने सामान्य क्वथनांक पर आते आते विघटित हो जाता है, इस कारण इसे कम दाब पर आश्रित करना चाहिए, कम दाब पर आश्रित करना चाहिए, ऐसे आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी वालों को थोड़ा लिखना पड़ेगा, वो ध्यान रख लीजिएगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो आप इसको वीडियो को स्क्रॉल भी करके सुन सकते हो कि मैंने क्या कहा, लेकिन वापस सुन लो एक बार। H2O अपने सामान्य क्वथनांक पर विघटित हो जाता है, इसलिए इसे क्वथित करने के लिए कम दाब पर आसवन करना चाहिए। इसे क्वथित करने के लिए, इसको उबालने के लिए कम दाब पर आसवन करना चाहिए, रिड्यूस प्रेशर पर डिस्टिलेशन करना चाहिए। ये इसका मेथड है, ये ध्यान रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फाइनली अब आते हैं एक और पॉइंट पर, इसमें लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ H2O एंड H2O। H2O और H2O कंपैरिजन क्या क्या है वो मैंने बताया।
H2O2 और H2 में क्या कंपैरिजन है वो देखो। H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट, पानी के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या कम है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछेंगे, डेंसिटी के बारे में पूछेंगे, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले तो अभी बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा है। साथ में H2O2 और H2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी होगी बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे। इसके 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ऑक्सीजन के पास हो गए 4 लोन पेयर। 4 लोन पेयर 4 H बॉन्डिंग करेंगे और 2 H बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर ये 6 H बॉन्डिंग कर सकता है। पानी तो 4 ही कर सकता है, तो नंबर ऑफ H बॉन्डिंग ज्यादा करेगा तो H2O2 और H2O2 में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका डेंसिटी हाई होता है, इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। जो पॉइंट्स भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन संबंधित हैं वो सारे H2O2 के हाई होते हैं। तो सुन लीजिएगा कि जैसे मैंने आपको D2 और H2 में कंपैरिजन करवाया था वैसे ही वैसे ध्यान रख लीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई लिखना है। अलग पेन से लिखना और बड़ा अच्छा लगेगा। ये हाई कर दो, ये लो कर दो, ये हाई कर दो, ये लो कर दो, ये हाई कर दो और ये लो कर दो, ठीक है ना। डेंसिटी, विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट H2O2 की ज्यादा है H2O की तुलना में, क्योंकि H2O2 के अंदर अणुभार ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये प्रॉपर्टीज अपने आप ज्यादा आ जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली दोनों का बराबर है ना। इसका तो 0 होता है ना, इसका 0 थोड़ा सा कम मतलब माइनस में होता है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है। इसका मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट नियरली बराबर ले सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर आपको ये अप्रोक्सीमेटली मत बताओ, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, एग्जैक्ट बात करो कि एग्जैक्ट क्या है। तो एग्जैक्ट तो ये है कि ये है लो, इसको मैं अलग पेन से देता हूं, ये है लो, ये है लो और ये है हाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका अच्छा होता है जो अच्छा विलायक है, पानी अच्छा विलायक है। मैंने पहले भी कहा था जब D2 और H2 में कंपैरिजन किया था तो भी मैंने बोला था बेटा कि D2O H2 की तुलना में अच्छा H2O D2O की तुलना में अच्छा सॉल्वेंट यानी विलायक है, तो इट्स अ गुड सॉल्वेंट। H2 इज अ गुड सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी मैं हाई लिखूंगा और यहाँ पे लो लिखूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि H2O2 और H2 में कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज में H2O2 आगे होता है, क्योंकि है ना उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें पानी आगे बढ़ गया है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स के लिए और सॉलिड्स डिपेंड करता है पैकिंग पर, तो शायद पैकिंग इसमें इतनी अच्छी नहीं होती है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया। H2O2 में पैकिंग, क्योंकि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए उसकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी पानी के अंदर पैकिंग है। इस कारण से शायद पैकिंग मेन है नहीं, तो बाकी सारे प्रॉपर्टीज इसको सपोर्ट कर रही हैं। मुझको भी पहली बार दिखा था तो मैंने ये लगा था मुझको कि शायद इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, लेकिन किताबों में देखा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका लो दे रखा है, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इंपॉर्टेंट वो होता है जहां पे डिफरेंस सब्सटेंशियल हो, काफी ज्यादा हो, लेकिन जब दोनों के बराबर ही है ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा या तो बॉइलिंग पर, विस्कोसिटी पर, डेंसिटी पर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। आखिरी पॉइंट पर आते हैं, रिएक्शंस ऑफ H2O2। H2O2 की अभिक्रियाएं किस प्रकार की होंगी इस पर थोड़ा देखते हैं। मेरे को बताओ कि H2O2 में अलग से बताता हूं मैं आपको। H2O2 में O की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, तो ये H2O2 ऐसा होता है H O O और ये H, तो इस O ये वाला O इस O से तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा नहीं, इस S से छीनेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पेरोक्साइड्स में O -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और -1 बीच की स्टेट है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की स्टेट तो हो सकती है -2 भी हो सकता है 0 भी हो, लेकिन इसकी -1 है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो H2O2 में जो O है, वापस सुनना, H2O2 में जो O है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसका कुछ भी हो सकता है। इस कारण से वो ऑक्सीकारक या अपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किसी का भी काम कर सकता है। H2O2 can work as oxidizing as well as reducing agent because oxygen in hydrogen peroxide is in -1 oxidation state which is intermediate. It is neither smallest nor largest, ना तो ये सबसे छोटी है ना सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम कर सकता है। अब मान लो कि H2O2 के साथ में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, अगर इसके साथ में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे KMnO4, तो अगर वो अगला साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अब ये ध्यान रखना ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा।
जैसे यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है KMnO4 हो, तो KMnO4 के साथ में क्या बन जाएगा, तो आंसर है रिड्यूसिंग एजेंट। या ओजोन हो तो उसके साथ में भी क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। या HOCl हो उसके साथ में भी क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। या आयोडीन, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। तो इसका मतलब ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और उल्टा भी सही है, अगर सामने रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो खुद बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल देख लो, थोड़ा मुश्किल लगेंगे आपको, लेकिन अगर आप इसको हाँ बेसिक तरीके से देखिएगा। देखो फेरस है, बताओ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, फेरस और फेरिक। तो अगर ये फेरस को फेरिक में बदल रहा है तो कौन सा वर्क कर रहा है बेटी, ऑक्सीडेशन काम कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। हिंदी वाले सुन लो कि ये जब मैंने लिखा है कि एज OA मतलब कि ये ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, यानी दूसरों को ऑक्सीकृत कर रहा है। इंग्लिश वाले सुन लो कि जब मैंने लिखा है एज OA मतलब एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका मतलब ये कि इट इज हैविंग कैपेबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर्स। ये फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर सकता है, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे मीडियम बेसिक हो। तो इसका मतलब यहाँ पे फेरिक लिखना है आपको Fe3+, यहाँ भी आपको लिखना है Fe3+। फेरस को इसने फेरिक में ऑक्सीडाइज कर दिया। और देखो PbS को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये PbS को PbSO4 बना देता है। लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। H2S को सल्फर में, ये तो मैंने बहुत फेमस रिएक्शन बताई हुई पहले, नाइट्रिक एसिड, KMnO4, ओजोन, क्लोरीन, ठीक है ना, ये सब ये काम करते हैं। ऑल हैव द टेंडेंसी टू कन्वर्ट H2S into sulfur, येलो प्रेसिपिटेट मैंने बताया था, KMnO4, K2Cr2O7, क्लोरीन, H2O2, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे कंपाउंड एक ही काम करते हैं। और वो जो मैंने बता दिया है Mn2+ को ये किस में कन्वर्ट करेगा, तो आंसर है MnO2 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन उसके लिए मीडियम बेसिक होना चाहिए बेटा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो ये Mn+2 स्टेबल होता है। अगर बेसिक मीडियम लोगे तो बेसिक मीडियम में उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, मेरे को जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगती है वो ये लगती है, क्योंकि जनरली लोग समझते हैं Mn+2 स्टेबल है, मुझको भी काफी स्टेबल लगता है, लेकिन किताबों में दिए हुए फैक्ट के अनुसार Mn+2 कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू Mn+4। Mn+2 को Mn+4 में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, लेकिन मीडियम कौन सा होना चाहिए बेटा, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में Mn+2 को Mn+4 में ऑक्सीडाइज करने का काम H2O2 कर सकता है। एज रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने कहा था एज रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, जब सामने कौन होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो तो KMnO4 को ये Mn2+ में बदल देता है, ओजोन से O2 बन जाता है, HOCl से HCl बन जाता है। ये सभी रिएक्शंस के अंदर है ना H2O2 काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इसका मतलब है कि H2O2 सामने वाला अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जैसे ये है, तो इनके साथ में रिड्यूसिंग एजेंट। अब नीट में क्वेश्चन आया था, शायद 2014 या 15 में क्वेश्चन आया था नीट में, कि बताओ H2O2 और ओजोन की जब रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में H2O2 का काम क्या है, H2O2 का काम क्या है, एज रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचय का काम है, या एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक का काम है। तो आंसर है अपचय का काम है, क्योंकि ऑक्सीकारक तो सामने वाला है, सामने वाला ऑक्सीकारक है तो H2O2 अपचय, सामने वाला अपचय है तो H2O2 ऑक्सीकारक के। बाद ध्यान रखिए बेटा, तो H2O2 की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली हो गई है कि वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों काम कर सकता है। बस एग्जाम्पल थोड़े थोड़े समय बाद आप याद करते रहो, अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगी। लास्ट पॉइंट अपने पास रह गया, हाँ लास्ट पॉइंट अपने पास रह गया एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद ये है कि K2Cr2O7 हो सकता है, ये आपको थोड़ा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा हो, चलो लिख ही दे ढंग से, इसमें क्या दिक्कत है, ये देखो जबरदस्त लिख दिया मैंने, इसको भी लिख देते हैं। हाँ तो K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये इतना बढ़िया नहीं है कि H2O2 को ऑक्सीडाइज कर पाए। H2O2 के साथ रिएक्शन जरूर करता है, लेकिन रिएक्शन करने से कंपाउंड जो बनता है उसे साफ पता पड़ जाता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई है, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले थी +6 और रिएक्शन के बाद में जो बना उसमें अगर आप निकालोगे तो वापस आएगी +6। आपने सुना होगा बेटा कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते बेटा क्लास 11 के अंदर आपको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड बताया गया होगा। तो ध्यान रखो ये CrO5 कैसे बनता है, CrO5 वो ब्लू कलर का कंपाउंड है, ब्लू लिख दिया मैंने, CrO5 वो ब्लू, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ बेटा एम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, जेईई में आते हैं, और अब क्योंकि शामिल हो चुका है नीट और एम्स, तो इसलिए अब जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ऐसे पॉइंट्स के बनने की संभावना है, ध्यान रखना। इसलिए मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ इसको, होता छुड़ा भी देता मैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ ही नहीं छुड़ा देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर इस पे क्वेश्चन बन गया तो वो जो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ एक बार सिर्फ वही कर पाएंगे, अपने आप सुना था ये। तो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ईथर के सॉल्वेंट में, ईथर की प्रेजेंस में जब वो H2O2 को ऑक्सीडाइज करता है
या H22 के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहती है और पेरोक्साइड अभी भी पेरोक्साइड रहेगा। ये देखो वहां पेरोक्साइड दिख रहे हैं, यहां भी पेरोक्साइड था, वहां भी पेरोक्साइड बना हुआ है। तो ध्यान रखना, क्रोमियम का वो वाला ऑक्साइड बनता है CrO5, ये ब्लू कलर का कंपाउंड है। मैं इसको क्लास में याद करवाता हूं कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की मुलाकात H22 से होगी तो ब्लू बटरफ्लाई बन जाएगी। ब्लू बटरफ्लाई बन जाएगी, ब्लू बटरफ्लाई क्योंकि ब्लू है कलर और स्ट्रक्चर का नाम है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है और ब्लू उसका कलर है, तो ब्लू बटरफ्लाई ऐसे में याद करवा देता हूँ जनरली क्लास में। तो आप भी अगर आपको इजी लगे तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लीजिएगा। ये तरीका हो गया है ना इसको करने का। तो चलो आज के लिए सफिशिएंट है इतना। रिएक्शंस मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये रिएक्शन आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ेंगे। इनको करने का बेस्ट तरीका है कि ये लिखा हुआ हो आपके पास, ये भी लिखा हुआ हो कॉपी में, और आपको ये जवाब देना हो। ऐसा नहीं सोचना कि आपको ये याद करना है कि 5 कौन कौन सी मैं पूछूंगा कि बताओ मैंने यहाँ पे लेफ्ट के अंदर 5 रिएक्शन लिखी थी, बताओ 5 कौन कौन सी हैं। वो नहीं है, ठीक है ना। आपने कोई स्मार्ट स्टडीज करनी है। स्मार्ट स्टडीज है कि जो पॉइंट है उसके ऊपर ही पढ़ो। आपको तो बस ये होना चाहिए एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि H2O2 फेरस को किस में कन्वर्ट करता है, तो फेरिक में। कब? तो आंसर है एसिडिक मीडियम में भी बेसिक मीडियम में भी, दोनों मीडियम के अंदर मैंने बता दिया फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा। PbS PbSO4 में कन्वर्ट होगा। H2S का सल्फर का येलो PBT बन जाएगा। और क्या बोलते हैं Mn+2 को बना दीजिएगा MnO2 बना देना, ठीक है ना, MnO2 बना देना। इस प्रकार से कर सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट वाले मैंने बता दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया, यानी सारे अपने है ना रिएक्शंस पूरी हो गई हैं। एक रिएक्शन मैं आपको अलग से और बताना चाहूंगा और वो है आयोडीन वाली। देखो बेटा, आयोडीन जो होता है ना वो I- में जा सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए मीडियम बेसिक। बेसिक मीडियम में I- स्टेबल होता है, तो H2O2 के साथ रिएक्शन होती है तो ये I2I- में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप बोलोगे सर ये आपने अलग से क्यों बताया, क्योंकि बेटा मैं क्लास में समझाता रहता हूँ कि I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है। I- रिड्यूसिंग एजेंट तो पीछे की तरफ रिएक्शन करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन आएगी। तो इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि I- रिएक्ट वापस बैकवर्ड रिएक्शन ना दे तो मीडियम कौन से ले लो, बेसिक। बेसिक मीडियम को देखकर I- चुप बैठ जाएगा, क्योंकि I- बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। तो आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए मीडियम कौन सा चाहिए, बेसिक। और ये H2O2 क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो आंसर है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और -1 है। 0 से -1 में गया मतलब रिड्यूस हुआ है, और रिड्यूस H2O2 ने करवाया दूसरे को, तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इस मामले में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो। तो जो रिड्यूस करवाए दूसरे को वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो, रिड्यूस करवाया, आयोडीन को I से 0 से -1 में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस करवाया तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज करवाता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस करवाया तो रिड्यूसिंग एजेंट। इन सब के अंदर देख सकते हो Mn की स्टेट को +7 से +2 में रिड्यूस करवाया, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन को भी रिड्यूस करवा रहा है, ओजोन को रिड्यूस कर, ओजोन तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ओजोन कहीं पे जाके टूट रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो वो तो खुद रिड्यूस हो रहा है ना बेटा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अपने आप क्या हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हो इस पूरी कहानी को। चलो, तो अपने पास जो रह गया वो है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन NCERT, ठीक है ना। हाइड्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा इसमें, ठीक है ना, वो अपन करेंगे इससे। और कुछ दिनों में आपकी एक क्विज ले लूंगा, S ब्लॉक और हाइड्रोजन प्रिपेयर रखिएगा। तो एक क्विज होगी, आपका भी टेस्ट भी होने वाला है, उसके आसपास क्विज भी होगी, ठीक है। धन्यवाद आपको। कल वापस इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस।